प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। किसी भी लीडर को आगे बढ़ने के लिए इन 4 चीज़ों की जरूरत होती है। तो आपको हैबिट्स ऐसी डेवलप करनी पड़ेंगी कि आपको ना हो। 1.5-2 घंटे से ज़्यादा मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने किससे लड़ाई की थी। लोगों को तो सुनने में आता है यार उसने पिछले साल ऐसे की थी, मेरे को 3 महीने पहले ऐसे किया था। नो, अगर आपको लीडर बनना है तो आपको इनसे बाहर आना होगा। कभी आप सिंगिंग करते हो, कभी पोएट्री लिखते हो, कभी किताब लिखते हो, आप कभी कंपनी के मोटिवेशनल स्पीकर हो, कभी प्रोफेशनली डायरेक्टर हो, तो आप हो क्या? पी फॉर प्लानिंग। प्लानिंग के सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है प्लानिंग का, कि अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमें करना है इसको ऑर्गेनाइज। उनको पहचान होना चाहिए कौन सा आदमी ऑटोक्रेटिक है, कौन सा ब्यूरोक्रेटिक है, कौन सा डेमोक्रेटिक है। अगर आपको पहचान होती तो राइट बंदा राइट स्पॉट पर बैठाओगे तो क्या होगा, कंपनी प्रॉपरली काम करेगी। हेलो, वेलकम, नमस्ते। आज हमारे साथ है प्रदीप राणा, जिनकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी पंजाब के गांव से, और फिर अपनी एक नई दुनिया बसाना, अपनी एक नई पहचान बनाना एक नए शहर में। और कैसे वो पहचान बनाई, कैसे उन्होंने वो जो अपना सपना लेके चले थे कि अमीर बनना है या फिर इतना पैसा होना चाहिए या क्या लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए, उससे और आज जिस मुकाम पर है। आज वो 3 कंपनियों के डायरेक्टर हैं और 12 से ज़्यादा कंपनियों के फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। उसी के साथ साथ वो एक पोएट, सिंगर और खुश मिजाज एक इंसान है। मैं उन्हें कैसे जानता हूँ? वो मेरे दोस्त के फादर हैं। तो आज मैं जिस हिसाब से बैठा हूँ वो ये है कि मैं सीखने के लिए बैठा हूँ। क्या सीखने के लिए बैठा हूँ? उन्होंने अपने जीवन में जो सीखा है, अपनी इस उतार चढ़ाव की ज़िंदगी में जो सीखा है कि कैसे कोई सक्सेसफुल बने, कैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और जो भी वो चाहता है, जो भी उसके सपने हैं। हम सबके सपने क्या है कि हमें अमीर बनना है, हमें वो चीज़ें चाहिए जो हमारी लाइफ को आसान बनाए और हमारे घर वालों के लिए और हमारे सब के लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल करे। उसी के अराउंड उन्होंने अपने लिए वो सारे सीक्रेट्स अपने पूरे जीवन के एक्सपीरियंस से उन्होंने 2 किताब लिखी हैं। उन किताबों में वो कुछ अपने टिप्स और एक्सपीरियंसेस भी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर दिस नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक यू जी, प्लीज। और सबसे पहले आप ये बताइए कि आप आजकल क्या कर रहे हो? क्या है आपका इंटरनेट यूजेस? कैसे आप सीरीज देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, क्या चल रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे को ज़्यादा टीवी स्क्रीन का मैं थोड़ा शौकीन नहीं हूँ, ज़्यादा टाइम लगाना। मुझे लगता है क्योंकि कुछ क्रिएटिव करना मुझे ज़्यादा पसंद है। जैसे कि लोग जैसे कोई टीवी में या वेब सीरीज़ में बहुत टाइम लगाते हैं, देखते हैं, तो मुझे वो शायद इतना इंटरेस्ट नहीं है। जब भी मेरा को टाइम मिलता है अपने लिए, तो मैं या तो कुछ लिखना चाहता हूँ, पोएट्री लिखना चाहता हूँ, या कोई पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। अच्छा टाइम मिले तो मैं अपनी फैमिली के साथ गाने गाना चाहता हूँ, या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारना चाहता हूँ। तो बहुत कम है कि मैं स्क्रीन टाइमिंग, वेब सीरीज़, ये वो, शायद मैं उन चीज़ों से थोड़ा सा हटके हूँ। मुझे कुछ क्रिएटिव करने आता है। मुझे लगता है शायद मेरा टाइम वो मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ जो मैं एक लिगेसी बन सके, मेरे लिए काम आ सके और लोगों के लिए काम आ सके। इसलिए मेरा थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है उस टाइम को स्पेंड करने का अलग है। और मैं उसमें एंजॉय करता हूँ, उसमें मुझे एंटरटेनमेंट ही मेरा वही रहता है। बहुत बढ़िया। और उसके अलावा कभी ऐसा हुआ कि मूवी देखने गए आप लोग सबसे डेट वेट शादी के बाद, ऐसे कहीं घूमने गए हो? हाँ, ऑब्वियसली। कहाँ, क्या कुछ एक्सपीरियंस बताओ। क्या कहाँ गए आप पहली डेट पे? कुछ अजीब ऐसा हुआ कि कुछ उन्होंने, मतलब कुछ ऐसा उन्होंने डिमांड कर दिया, आप ढूंढ नहीं पाए, या कुछ करी हो आपने ला दिया हो? नहीं, ऐसा बिकॉज शी इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल। तो कभी उसने ऐसा कोई डिमांड ही नहीं की कि मैं पूरी ना कर पाऊँ। और कहाँ गए थे? दिल्ली में गए थे डेट पे पहले? हाँ, दिल्ली में थे। दिल्ली में एक्चुअली क्या है, उन दिनों में हम क्योंकि उसमें डिस्को थीक नए आए थे। अरे वाह। तो हम एवरी सैटरडे हमारा शौक होता था कि हर 5 स्टार होटल के हर सब जगह जाना, 1 by 1, कोई छोड़ा ही नहीं। क्या बात है। बहुत तो ये कंटिन्यू कब रहा जब मेरे बच्चे छोटे, बच्चे भी हो गए, तो तब भी कंटिन्यू था, क्योंकि लाइफस्टाइल इस तरीके से बन गया था कि यार इतनी मेहनत करते हैं, तो घूमने फिरने का शौक था। यानी कि मेरे जो फ्रेंड्स थे, बच्चों को साथ लेके आते थे, वो बाहर बैठे गाड़ी में लेके बैठे होते थे। सही। तो हम करते थे इस तरीके की, हाँ, तो इस तरीके की अपने लाइफस्टाइल, हाँ, इस तरीके की काफी मतलब कूल रहते थे, मस्त रहते थे। और फिर धीरे धीरे जब बिजनेस जॉब पे वापस चले गए, क्योंकि आपने देख लिया कि पैसा कमा के देख लिया कि पैसा बिजनेस से कम जाता है, बस टाइम और सिचुएशन की परेशानी है, वो जब सॉर्ट हो जाएगी तब बिजनेस अपना चला सकते हैं।
तो फिर हमने जॉब फिर से शुरू करी, लेकिन एक हैबिट बन चुकी होगी आपको कि यार मतलब एक रहता है ना, आग रहती है अंदर से कि ये जॉब में वो मज़ा है नहीं जो अपने काम में अलग अलग मज़ा है। तो फिर वो जॉब से दोबारा से बिजनेस पर कैसे शिफ्ट किया था? नहीं, वो मैंने वो बहुत बाद में हुआ। उससे पहले मैं जब 2007 में मैंने मुझे जब लगा कि अब थोड़ा सा यार अब बड़े लेवल पे आना चाहिए, तो मुझे वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया। वो टेलीकॉम की कंपनी थी। हाँ। तो उसमें मैंने शिफ्ट किया। वहाँ पे जो मेरी एज ए CFO जॉब मेरे को प्रोफाइल पे मैंने पहली स्टार्ट किया। हाँ। पहले फ्रांस ऑटो थे, फिर वहाँ पे CFO की पोजीशन मिली। तो हमारे ये भी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँगा, लेकिन ये भी एक बड़ा कंसेप्ट रहता है हमारी सबकी लाइफ में कि हम ग्रोथ कैसे करें करियर में। जैसे एक तो होता है ग्रोथ कि आप पढ़ लो, डिग्री बहुत अलग अलग पढ़ाई ले लो, फिर ग्रोथ कर लो। जो CEO लेवल होता है ना, कि मैनेजमेंट में हायर पोजीशन पे, या तो वहाँ एक्सपीरियंस लेवल पे ही उठता है आदमी, या फिर अच्छी कंपनियों से आता है तो अब दूसरी कंपनी में जाता है तो उठता है। तो आप बताओ, आपसे रिकमेंड करो कि जैसे दो तरीके, एक तो पढ़ाई वाला थोड़ा लंबा तरीका है कि पढ़ने के बाद भी एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा कि आप इतना पढ़ाई करिए, MBA करा, कुछ भी करा, फिर इतने साल का एक्सपीरियंस है, फिर आप अच्छी जॉब नहीं, अच्छी पोजीशन और अच्छा पैसा पाओगे। अब किसी अच्छी कंपनी से जा रहे हो तब अच्छी कंपनी और अच्छा पैसा मिलेगा। और आप बताओ फिर कैसे कोई बंदा CEO CFO हायर मैनेजमेंट पोजीशन कैसे ले सकता है? जैसे कि आपने बताया कि बाकी कॉर्पोरेट्स में तो ये भी रहता है कि आप बिगिनिंग में जो बहुत बड़ी हाई एजुकेशन के साथ MBA बड़ी कम उससे करके आए हैं, इंस्टीट्यूट से करके आए हैं, तो वो इजीली कहीं पे ज्वाइन कर जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं था। हाँ। हमारे लिए था, वी वर रिजल्ट ओरिएंटेड। अच्छा। हमारा काम अलग था, करना आता है, इस वजह से हमें लोग ले रहे थे, उस नाम की वजह से नहीं। क्योंकि ये जो हमारा करियर है, हमारा वर्किंग स्टाइल है, हमारा बिहेवियर है, हमारी लीडरशिप क्वालिटी है, ये आपके साथ शैडो की तरह चलती है, ये दूर हटती नहीं है। आप जहां जाओगे, अगर आपके अंदर बुरी आते हैं तो उनको पता होंगे कि आप ऐसे हो, आप अच्छी बातें हैं तो उनको पता होंगे ऐसे हैं। तो जैसे आप मार्केट में रह के एक अच्छा काम करते हो, और मैं आज भी जो मेरे साथ काम करते हैं मैं उनको कहता हूं कि कभी ध्यान मत दो कि कौन तुम्हें देख रहा है कि नहीं देख रहा। मैं देख रहा हूं, नहीं देख रहा, कंपनी के ऑनर देख रहे हैं, नहीं देख रहे, आप काम अपने लिए काम कर रहे हो। और क्योंकि आपको हजारों लोग देख रहे हैं और लोगों की नज़र है, और आपको ना अगर अच्छा कर रहे हो तो लोग आपको उठा के ले जाएंगे। और ऐसे ही, और जब हम भी काम कर रहे थे तो मुझे थोड़ी पता था मुझे कौन कौन देख रहा है। और जब वक्त आया तो अपने आप ऑफर आने लगी कि आप हमारे यहाँ इस पोजीशन पे ज्वाइन करो और आपको इतने मल्टीपल पे मिलने वाला है। तो क्योंकि जब शुरुआत हुई तो वो 10-15% से तो बात बनने वाली नहीं थी। तो जब ऐसा होने लग गया था, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड हो चुके थे, इस तरीके की जब ऑफर मिली तो ऑब्वियसली जब गए तो पहले तो आपकी ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे ही मिली थी, नंबर 1। नंबर 2, जब गए तो आपने वहां पे जिस कंपनी में गए उसकी एक पोजीशन थी, और आपने 1 साल के अंदर पोजीशन को चेंज कर दिया, 2 साल में लेवल बदल गया, तो ऑब्वियसली फिर सबको दिखाई दे जाता है कि यह बंदा कौन है। जो उन्होंने डिसीजन लिया, आपने प्रूव भी कर दिया कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, ये लीडरशिप क्वालिटी हम में है कि हम जो चाहें हम करके दिखा सकते हैं कंपनी के लिए। और रिजल्ट ओरिएंटेड जब आप बोल रहे हो, शायद वो उस रेफरेंस से बोल रहे हो कि बिजनेस कितना बना पा रहे हो आप उस कंपनी के लिए, कितना प्रॉफिट कर पा रहे हो, ऐसा? बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड है कि जो आपको टास्क दिया गया आप उसको अब खरे उतरते हो। प्रोजेक्ट कितने, आपको जो प्रोजेक्ट दिया गया आप वो काम कर पाते हो कि नहीं कर पाते, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। और उसको जब दूसरी जॉब में जाओ, या तो क्या हो गया आजकल बहुत कंपटीशन है, तो जब दूसरी जॉब में जाओ तो आप उसको ज़रूर दिखाओ कि मैंने ये काम किया था पिछली कंपनी में, अपनी पुरानी कंपनी को इतने पैसे बना के दिए या ये रिजल्ट दिया इस काम को करके, तभी सामने वाली कंपनी भी आपको रेस्पेक्ट करेगी और हायर भी करेगी। और दूसरा जो आप बोल रहे थे कि क्योंकि उस टाइम पर आप लोगों के नेटवर्क इतने स्ट्रांग थे, आप लोगों के कनेक्शन इतने स्ट्रांग थे, तो उन्हें पता चल ही जाता था कि इस बंदे का काम कितना अच्छा है या इस बंदे के अंदर क्या क्वालिटीज़ है, उसके बेसिस पे भी वो बहुत ईजिली रेफरेंस लग जाता है। तो एग्री। अब जब आपने CFO पोजीशन ज्वाइन कर ली थी मोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन वाली, तो फिर उसके बाद कैसे चल रही थी ज़िंदगी? उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली, बिकॉज हमारे पास जो कस्टमर्स थे वो बड़े बड़े थे, वोडाफोन, रिलायंस, और इनके साथ हमारी इंफ्रा सप्लाई थी। अच्छा। तो इतनी बड़ी बड़ी इनका ऑफिस, रिलायंस का ऑफिस ही 500 एकड़ में है बॉम्बे में। हाँ। तो वहाँ जाना, उन लोगों से बातचीत करना, तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला, जिसकी वजह से ग्रोथ स्पीड बढ़ती गई। जैसे कंपनी ग्रो कर रही थी तो हम भी ग्रोथ कर रहे थे। सही। तो इस तरीके से आगे बढ़ने लगे। हाँ। तो दिस द थिंग। ऑसम। आपको क्या लगता है कि आपने
कितना पैसा, मतलब अब आते हैं पैसे पे, कितना पैसा इनफ पैसा है लाइफ में? इनफ पैसा मतलब होना चाहिए या? हाँ, कि इतने पैसे के बाद आदमी चिल कर सकता है। अगर मैं बात करूं को चिल करने के लिए, तो जैसे मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूं तो हमें तो हमेशा ही लगा है कि लाइफ में कभी भी चिल कर सकते हो। उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको थॉट्स की ज़रूरत है, जीने के तरीके की, अंदाज की ज़रूरत है। पैसा खुशियाँ नहीं दे सकता, हाँ पैसा ज़रूर है लाइफ की। लेकिन अगर हम बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको बिगिनिंग के 1.5-2 करोड़ 4 करोड़ रुपए कमाने के लिए तो बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, और उसको प्लस करने में फिर आपकी कुछ एफर्ट्स नहीं होती, फिर वो कैसे करते हुए वो अपने आप होने लगता है, फिर आप कुछ नहीं एफर्ट्स कर रहे होते, आप अपना काम कर रहे होते तो आपके अपने आप आने लगता है। नहीं, फिर ऐसे थोड़ी आता है। आप बताओ ना कैसे करेगा। मान लो किसी के पास, जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में आपके क्या ख्याल है? जो लोग इन्वेस्टमेंट, जैसे स्टॉक मार्केट अभी कोरोना के टाइम पे बहुत चल रहा था कि सब लोग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे थे, स्टॉक्स में देखो मेरा कहना है, और जिस 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 पे मैं काम करता हूँ, हाँ, एक इंसान के मल्टीपल वे ऑफ इनकम होने चाहिए। अच्छा। और किसी का भी एक, तो अगर आप सैलरी पे हो, तो अगर सैलरी पे डिपेंड है तो आप कभी ज़िंदगी में खुश रह ही नहीं पाओगे। तो आपके मल्टीपल होने चाहिए, और वो हर कोई कर सकता है, इसको मुश्किल काम नहीं है। जिसमें आपके पास, अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप एक अगर बिगिनिंग ही है कोई बात नहीं, आप होम लोन लेके एक प्रॉपर्टी ले सकते हो, उसको रेंटल पे दे सकते हो, उससे स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद आप कुछ पैसा, क्योंकि पैसा कमाना और उसको रिटेन करना और उसको और बढ़ाना, इसके लिए सब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले पैसा कमाना है, फिर उसको री इन्वेस्ट करना है। आपको री इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि एक जगह करना ठीक नहीं है। नंबर 1, आपको कहीं से आपने रियल एस्टेट में लगाया। दूसरा है कि आप लिक्विडिटी के लिए आप एफडीआर्स में रखते हो, कि आपको इमरजेंसी फंड में जरूरत पड़े तो वहां से कर सकते हो। कुछ आप गोल्ड के अंदर आप रखोगे, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, टाइम से आपका वैल्यूज बढ़ रही हैं। उसके बाद आप स्टॉक मार्केट है, जो भी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उनके अंदर आप लगाएं, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचें, इसलिए काम कर सकते हो। उसके बाद आपके पास साइड बिजनेस बहुत सारे होते हैं, आप उसके अंदर लगा सकते हो। आपका नेटवर्क बन जाता है, तो आप कहते हो यार एक अपॉर्चुनिटी आई हुई यार, 20 लाख रुपए लगेगा यार, 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो ले यार लगा दे, हो गया। तो आपके पास नेटवर्क इस तरीके से बनने लगता है कि आपको बिना मेहनत करे ही कहीं ना कहीं आपका नेटवर्क से वो काम चलना शुरू होता है, आपके पास रेवेन्यू स्टार्ट हो जाती है। तो मल्टीपल आपके पास रास्ते बनाने पड़ेंगे बिगिनिंग में, तो बनाएंगे तो आपके पास होंगे। तो आपके रास्ता है कि आपको कौन सा रास्ता चुनते हो, और मल्टीपल होने भी चाहिए। हाँ, इसी से ना हमारे मन में भी, सबके मन में ये सवाल आता है कि पैसे से पैसा बनाओ, लेकिन रिस्क कैसे अवॉइड करें, या रिस्क पहले पता ही कैसे लगाए कि किस काम में, या जैसे किस ऑप्शन में कितना रिस्क है। बिल्कुल, देखो रिस्क की अगर बात करें तो अगर स्टॉक मार्केट है, अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वो रिस्क है, राइट। तो इसलिए क्या, ब्लू चिप कंपनियां जो बड़ी हैं उसके अंदर आप थोड़ा सा पैसा लगाओ, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। उसके बाद आपके पास सबसे सेफ क्या है, आपके पास एफडीआर्स। लेकिन एफडीआर में जो आपको मिलता है वो भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हाँ आपके करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, आपने सेविंग अकाउंट में पड़ा है, लेकिन आपको 7% मिल जाता है। लेकिन एफडीआर की जो भी आपकी मार्जिन होते हैं वो इन्फ्लेशन के बराबर होते हैं। एक साल के अंदर जो आपको मिल भी रहा होता है ना, एक्चुअली उतनी महंगाई बढ़ चुकी होती है, लेकिन आपको लग रहा होता है कि मैंने अर्न किया, लेकिन आप कहीं रुक गए। नंबर 2 है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में अगर कोई भी आप प्लॉट ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, कोई छोटा सा आपने घर ले लिया, कोई पुराना ले लिया, उसकी वैल्यूज बढ़नी है, उसमें रिस्क नहीं है। अगर वक्त खराब भी आ गया तो आपको बस सिर्फ होल्डिंग पावर चाहिए होती है कि मुझे पैसा चाहिए था, मुझे 6 महीने के लिए रोकना हुआ, लेकिन वो कभी वैल्यू गिरती नहीं है, तो आप उस पे ऊपर जा सकते हो। और अदरवाइज और बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पे बड़ा रिस्क नहीं है। मल्टीपल जगह जैसे मल्टीपल है, जैसे मैंने बताया कि किसी और के साथ हमारे कोई कुछ जॉइंट वेंचर करके किसी और के साथ आपके कोई फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे काम कर रहे हैं, उनके साथ आप जब बैठो, क्योंकि जब दोस्त बैठते हैं तो गप्पे मारने लग जाते हैं। आप डिपेंड करता है भी दोस्त कौन से हैं। हाँ। अगर वो दोस्त सब ऐसे काम करने वाले, नया काम करने वाले हैं, तो वी कैन हेल्प ईच अदर। यार तू ये कर रहा है, चल मेरे पैसे इतने डाल दे, तू ये कर रहा है, तू ये कर ले। तो इस तरीके से आपको बहुत लेस रिस्क के ऊपर आपकी रेवेन्यू बढ़ने लग जाती है। सही। और आपने जैसे आपने बताया, और मुझे भी पता है कि
आप 3 कंपनियों के डायरेक्टर हो, तो डायरेक्टर पोजीशन पे क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं, और फिर हम दूसरे एस्पेक्ट पे आएंगे कि फाइनेंशियल एडवाइजरी आप जो करते हो 12 से ज़्यादा कंपनियों के लिए, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस या किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कंपनियां कि हमको इस लेवल पे एडवाइस चाहिए, इस लेवल पे जब कोई डायरेक्टर है तो वो इस लेवल का काम देखता है कि मतलब वो ऊपर से क्या क्या कितनी जिम्मेदारियों को रिस्पॉन्सिबल है कितनी। देखो जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, हाँ, क्योंकि आप बैकबोन बन चुके होते हो कंपनी की। वहाँ के लिए राइट और रॉन्ग के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो चुके हो, क्योंकि वो जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं वहाँ पे 200 400 500 1000 लोग काम कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि आप क्या काम कर रहे हो, लेकिन उनकी सैलरी वहीं से जानी है, और उनकी जॉब भी गई तो वो उसके लिए आप जिम्मेदार हो, अगर आप वो बिजनेस नहीं चल पड़ा। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप वो अपर लेवल पे बैठे हुए जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो प्रोडक्ट हमारा क्या है, उसकी कंपटीटर कैसे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर क्या होने वाला है। अगर मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ कि जो भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो 3 साल बाद मुश्किल होने वाली है, तो आपको अल्टीमेटली पैरेलली कहीं ना कहीं आपको नई लाइन स्टार्ट करनी पड़ती है, और ये हमेशा रहेगा। जहाँ भी हम बैठे होते हैं हमें नया सोचना पड़ता है। एक तो जो आपकी ऑलरेडी कंपनी है उसको आपके एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखना है, ताकि जितना खींच सके हम उसको बढ़िया से लेके जाएं, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ना लगेगा तो उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास मसल स्ट्रांग होने चाहिए, आपके फंड होना चाहिए, तो प्रॉफिट मार्जिन्स को बचा के बैठना होता है। एग्जिस्टिंग प्रोग्रेस को भी रखनी है, सस्टेन। एग्जिस्टिंग तो सबसे पहला काम तो है एग्जिस्टिंग को मेंटेन करना। वो तो हम आने वाले टाइम के लिए की तैयारी कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि जैसे टेक्नोलॉजी बदलती चली जा रही है, जो सीडीएम मोजर बेयर अगर वो सीडी बनाने का काम था तो आज की डेट में वो है ही नहीं। अगर आप उसमें अगर वो चेंज नहीं किया होता तो अब कहाँ होती है। अगर एचएमटी थी, एचएमटी वॉचेस बना रहे थे, उन्होंने अपने को क्वार्ट्स में कन्वर्ट नहीं किया तो आज उसका नाम ही नहीं है। नोकिया है, नोकिया ने मना कर दिया कि हम आपको प्रॉपरली अपग्रेड नहीं किया अपनी चीज़ को, तो उसकी वजह से आज वो दिखाई भी नहीं दे रही। तो बेसिकली आपको अपग्रेड करना पड़ता है, मार्केट को पहचानना पड़ता है। जो आप कह रहे हो कि नए प्रोडक्ट के लिए 6, तो उसमें हम ये भी मान के चलते हैं कि करंट प्लस 3 years अहेड 5 years अहेड का सोचना भी पड़ता है। यस, आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। और जो हम 3 4 5 साल की सोच रहे हैं, जब भी हम बड़ी कंपनियां चला रहे होते हैं तो कम से कम अगले 15 साल तक का प्लान करके सोचते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर अभी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, वो कैसे बढ़ेगी, क्या होगा, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। तो इस तरीके से काम करना शुरू करना पड़ता है। और क्या क्या चीज़ें नज़र रखनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि इन कस्टमर, एक जैसे कस्टमर क्या अडेप्शन रेट है। सबसे बड़ी बात है कि क्या कस्टमर्स की अब आने वाले टाइम के अंदर लोगों की रिक्वायरमेंट्स बदलती चली जा रही हैं, और गैप क्या आने वाला है, उस गैप को पहचानना ही सबसे बड़ी ताकत है। जो भी इनोवेटर्स हैं उसका काम क्या है, सिर्फ गैप को पहचानना कि पहले ऐसा होता था, अब ये होने वाला है, ये जो गैप आएगा गैप को फिल कैसे करेंगे, तो वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई एक आध केस स्टडी आपको याद आती है एज अ डायरेक्टर में, जो आपने पुराने टाइम में देखा हो और आज जो अप्रोच चेंज होते हुए देखा हो कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें हैं अभी ऑन द स्पॉट अभी इस बात को करना, लेकिन हाँ, क्योंकि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, ट्रांजिशन की बात करें, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी, टेलीविजन भी नहीं था। अगर टेलीविजन भी आया तो ब्लैक एंड वाइट था, और उसके बाद कंप्यूटर का आना, कंप्यूटर के आने के बाद कंप्यूटर का आगे बढ़ना, उसके बाद दुनिया भर के टेक्नोलॉजी आना, और आज इस लेवल तक हम मार्स की बात कर रहे हैं, ये सारी हमारे सामने हुई हैं। सही। तो इतनी टेक्नोलॉजी की ट्रांजिशन जो है वो हमारे सामने हुई है। तो बेसिकली हमारे पास तो बहुत कुछ है जो हमने देखा है कि दुनिया कैसे बदल रही है। सही बात है। एकदम बदलते आज कहाँ तक पहुंच गए, तो इट्स टोटली। हाँ, और जो वो बंदा, मतलब जो बंदे ये सोचते हैं कि डायरेक्टर पोजीशन पे है कोई बंदा, तो सिर्फ डिसीजन ले रहा है, लेकिन वो डिसीजन किस बेसिस पे ले रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो डिसीजन गलत हो गया तो उसका सीधा इम्पैक्ट कंपनी की ग्रोथ पे जाएगा, वो मेन है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि सिर्फ वो डिसीजन ले रहा है वो गलत है, ये सोचना चाहिए कि वो डिसीजन एक स्टडी करके या अपनी टीम के साथ डिस्कशन करके, या जो भी उनका ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ वो डिस्कस करते हैं फिर डिसीजन लेते हैं, वो कहना सही होगा, ना कि वो सिर्फ जस्ट यस और नो का डिसीजन है। नहीं, यस नो का कहना था वो डिक्टेटरशिप हो जाता है। हाँ। लेकिन लेकिन आपकी टीम के अंदर जरूरी नहीं कि सारे लोग इतने कॉम्पिटेंट भी हों कि वो आपको राय दे सकें। सही बात। तो ये आपके पास एक्सपीरियंस है, जो इस पोजीशन पे पहुंचते हैं वो सिर्फ अपनी विजडम की अकॉर्डिंगली, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, रिजल्ट ओरिएंटेशन देने की वजह से पहुंचते हैं। तो बेसिकली उनको इतनी समझ है कि डिसीजन लेने के तरीके क्या होते हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। तो थोड़ा सा विजनरी होते हैं, उनको दिखाई दे रहा होता है कि अभी क्या हो सकता है और डिसीजन का कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ठीक होगा। अगर 100 डिसीजन अगर हम लेते हैं तो हो सकता है कि 10 रिजल्ट गलत भी हों, पर 90 ठीक होना भी बहुत बड़ी बात है। अगर कोई बंदा डायरेक्टर पोजीशन के लिए टारगेट कर रहा है कि उसे
किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है या ज्वाइन करना है किसी कंपनी का एज अ डायरेक्टर, जो अभी मैनेजर लेवल पे है या सीनियर मैनेजर पे है, तो वो कैसे डायरेक्टर बन सकता है? क्या 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 अपने लाइफस्टाइल में, क्या अपने माइंडसेट में चेंज करे? देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको जो आप प्रोफाइल है, डायरेक्टर बनना तो आसान है, लेकिन क्या आप उस पर निभा पाओगे, उस पोजीशन को आप संभाल पाओगे जिस जिस पे आप आ रहे हो? उसके लिए आपके पास उसकी समझ होना, सूझबूझ होना, आपके पास एक्सपीरियंस होना, दैट्स इंपॉर्टेंट। ट्रू। तो ये सब वो जो हम स्कूल कॉलेज में जो पढ़ के आते हैं वो काफ़ी नहीं रहता। आपका लाइव एक्सपीरियंस जो लाइफ का है, इस तरह वहीं से सीखना पड़ता है, तभी आप उस पोजीशन को हैंडल कर पाते हैं। सही बात है। और जो फाइनेंशियल एडवाइजरी की बात करते हैं, तो उस लेवल में या उस डोमेन में क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए कि कंपनियों को इस टाइप की फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए होती है और वहाँ पर आपने हेल्प करी हो? क्या तो क्या जिस कंपनी में हम जाते हैं तो उस कंपनियों में मोस्टली जो उस कंपनी को रन कर रहे होते हैं उनके पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है। उसको मार्केट में या तो उसको बनाना आता है या सेल करना आता है, राइट? उसको चलाने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है। जितना पैसा है उतना है। अब पैसा सबके पास नहीं है, अपना पैसा तो कोई भी लगा के बिजनेस बहुत बड़ा नहीं कर सकता, ऑब्वियसली उसको बोरिंग चाहिए होती है बैंकर से। तो इसमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर किसी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट सही है, उसकी मार्केट सही है और उस पर टीम सही है, अगर उसके सेल्स वाले लोग अच्छे हैं और वो टाइम से पैसा निकाल सकते हैं और राइट लोगों को बेच के आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं फोर्स बिलिंग कर रहे हैं कि जबरदस्ती माल दे दिया कि जब बिक जाएगा आट जाएंगे, हाँ। तो वो कंपनी के लिए खतरा हो सकता है। हाँ। तो अगर आपके पास टीम स्ट्रांग है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट की डिमांड है और आपके पास टीम स्ट्रांग है कि वो जो रिकवरी भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है, रिकवरी कर सकती है, फिर आपकी जरूरत होगी कि जितना फंड है उसके अकॉर्डिंगली अपनी सेल्स को बढ़ाया जा सकता है। सेल्स बढ़ाने के लिए आपको बोरिंग की जरूरत होती है, जो हमारा काम है, मैं करता हूँ सभी कंपनीज के लिए, बैंक से फाइनेंसिंग करानी, राइट? तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी के पास फंडिंग की शॉर्टेज है तो कंपनी ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि उसका पैसा चाहिए था और उसका अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी वो लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा, नहीं कर पाता, और उसको सही मिल जाता है तो कंपनी ग्रो कर जाती है। और अदर हैंड, अगर आपके पास सब कुछ है और आपने ओवर फंडिंग भी हो गया तो भी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उसका मिस यूज शुरू हो जाएगा। तो अगर हम इस जिस पोजीशन पे हम बैठे हुए हैं वहां पे ये बड़ा देखना बहुत जरूरी है कि इसकी आइडियल फंडिंग रिक्वायरमेंट है कितनी। हो सकता है बैंकर को नाम समझ आए, वो हम ले भी आएंगे, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरनाक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है और वो नहीं आ पा रही तो भी कंपनी खतरे में है। तो दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं इस बात को करना, ये क्योंकि जो उस कंपनी का लीडर है उसका ध्यान रखना होता है कि वो फंड कितना लेके आना, बेसिकली इन चीजों को ध्यान देना। और जैसे कि आपने पूछा कि एडवाइजरी, पैसा आना, फिर उस पर ध्यान रखना, उसके एक्सपेंसेस पे ध्यान रखना और उसकी रिकवरी पे ध्यान देना। जिसको सेल्स होगी राइट टाइम पे पैसा आ भी रहा है, क्योंकि हमने तो इंटरेस्ट पे लिया हुआ है। हाँ। अगर एक एक दिन की कॉस्ट है तो हम कैसा लेके आते हैं। तो बेसिकली वो टीम के अंदर उसको ट्रैक रखना, कंट्रोल करना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने जो पूछा इसका थोड़ा सा मैं डिटेल अलग से बताता हूँ। इसको हम POLC बोलते हैं। अच्छा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। किसी भी लीडर को आगे बढ़ने के लिए इन 4 चीजों की जरूरत होती है। P फॉर प्लानिंग। प्लानिंग के सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है प्लानिंग का, कि अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में आज बैठे हुए हैं, आज अगर मुझे बुलाया गया कि यार आप थोड़ा सा इस कंपनी को सुधार करना है और आगे बढ़ने के लिए करना है, तो सबसे पहला काम है मेरा प्लानिंग करना कि इस कंपनी में यहाँ गैप्स हैं, इस पूरा करना है। उस पर पूरी पहले ताकत लगानी है, उनकी स्वॉट चेक करना है, उसकी स्वॉट एनालिसिस करने होंगे। स्वॉट यानी कि स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये आपने किया। करने के बाद आपको पता लग गया गैपिंग कहाँ है, उसको आपने कंप्लीट किया। कंप्लीट करके बाद फिर स्वॉट एनालिसिस के बाद हम उन लोगों को प्लानिंग में ध्यान दिया। फिर हमें करना है इसको ऑर्गेनाइज। फिर उसको ऑर्गेनाइज पे लगाते हैं कि हमने कौन सी पोजीशन के ऊपर किसको बिठाना है। अगर राइट जगह पे आपने राइट बंदे को नहीं बिठाया, वो सत्यानाश मार सकता है। कई बार अगर आपको देखा होगा, लोग हायर कर रहे होते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि कंपनियां कई बार बंद हो जाती हैं, अच्छी खासी कंपनी डूब जाती है, क्योंकि अगर गलत लीडर पहुंच गए तो पहुंच गए। जिस तरीके की दुनिया में जिस तरीके से लोग होते हैं ना, लोगों का काम करने का तरीका अलग होता है, जिसका हम बोल सकते हैं काम बंदे के तरीके कौन कौन से होते हैं। ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, और चौथा होता है लेट इट बी, पता नहीं कौन सा क्या निकले, यू नो।
तो ऑटोक्रेटिक सिस्टम हमें देखना होता है कि कौन सा आदमी, अगर मेरे सामने कोई इंटरव्यू करने आया, क्या इंटरव्यू देने आया, तो ये आदमी कहाँ फिट बैठेगा? ये ऑटोक्रेटिक है यार, एक सिस्टम में दे दूंगा, टक टक ऑन ऑफ किया और उस तरीके से फॉलो कर लेगा, ही इज राइट पर्सन। ब्यूरोक्रेटिक होता है जहां पे आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्या ब्यूरोक्रेटिक है? जहां पे आपको एक सिस्टम क्रिएट करके दे देना है, उसको अपना दिमाग का नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना। ब्यूरोक्रेटिक है कि आपको फॉलो करना है। अगर आपने ऐसी जगह पे, ब्यूरोक्रेटिक की जगह डेमोक्रेटिक मतलब जहां पे वो डिसीजन मेकिंग खुद करता है कि मैं ऐसा नहीं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं ऐसा करूंगा। अगर आपने ऐसे बंदे को ऐसी जगह बिठा दिया ब्यूरोक्रेटिक की जगह, तो वो दिमाग लगाने लग गया, वो सिस्टम को ब्रेक कर देगा और आपको पता ही चलेगा कि सत्यानाश हो गया कंपनी का। सही बात है। तो आपको राइट। और डेमोक्रेटिक, अगर डेमोक्रेटिक है, बंदा क्रिएटिव है, उसको डिसीजन लेनी आती है, उसको आपने ब्यूरोक्रेट बना दिया, भाई टिक ऑफ इस पे चलना है, ये वाला सिस्टम फॉलो करना है, तो गलत हो गया। हाँ। ये आपके लीडर्स होते हैं, लीडर्स को पहचान आना चाहिए। जो इंटरव्यू कर रहा था, साधारण लोगों को इन्हें पता नहीं होता वो कर क्या रहे हैं, उनको पहचान होना चाहिए कौन सा आदमी ऑटोक्रेटिक है, कौन सा ब्यूरोक्रेटिक है, कौन सा डेमोक्रेटिक है। अगर आपको पहचान होती तो राइट बंदा राइट स्पॉट पे बैठाओगे तो क्या होगा, कंपनी प्रॉपरली काम करेगी। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद लीड, फिर आपके पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि जब आप लीड करते हो ना तो वो प्रेशर हो, ना आपका इतना सॉफ्टनेस हो कि आपकी बात ही ना सुने। आपको सिस्टम क्रिएट करना होता है कि ताकि आप वो 8 घंटे अगर काम कर रहा है तो 8 घंटे के आपको आउटपुट में से काम कैसे करना है। आपको लीड करना चाहिए, सबको दोस्त बना के काम करना है। उसको कभी लगे कि ये मेरा दोस्त है, कभी लगे कि मेरा बॉस है, कभी लगे कि मेरा भाई है, तो कभी लगे। अगर हम ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं तो वो कंपनी को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ। सबको लोगों में अगर काम करने में मजा आने लगे और लीडर ऐसा हो जो खुद खुश रहे और सबको खुश रहे, तो कंपनी समझ लो ग्रोथ की ओर बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि वीकनेस का भी हर पॉइंट पे पता होगा। अदरवाइज अगर आप टाइट हो तो गलतियां करेंगे, आपको आपके सामने नहीं आने वाली। हाँ। पता ही चलेगा, और जिस दिन पता लगेगी उस दिन देर हो चुकी होगी। तो इसलिए लीड करना सीखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सी, कंट्रोलिंग, सबसे बड़ा पार्ट। आपने सब कुछ कर दिया, प्लानिंग भी कर दिया, ऑर्गेनाइज भी कर दिया, लीड भी कर लिया, अगर कंट्रोल नहीं किया, मैंने सामान बेच के आया, टाइम से पैसे ही नहीं आया, तो वेस्ट हो गया। मैंने बंदे भी हायर कर लिए, वो अपनी आउटपुट नहीं दे पा रहे, तो वेस्ट हो गया। तो अल्टीमेटली जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि मुझे एंड ऑफ द डे वो उसमें बहुत पावर लगानी पड़ती है कि मुझे कंट्रोल कैसे करना है बिजनेस को। जब ये चीज़ें सीख जाते हैं तो वो कंप्लीट लीडर होता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे पहुँच के जब ये चीज़ें सीख जाते हैं तभी वो राइट डिसीजन ले सकते हैं। क्या बात है, आपने एक फॉर्मुलाइज कर दिया ना पूरे कंसेप्ट को, तो ये आसान है याद रखने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये दिखाता भी है कि कैसे आप उसको एक कह सकते हैं कि एक पूरा पैकेज बना के भी सिखा सकते हो। दूसरा, जब आप लीडरशिप की बात बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि आपने भी देखा होगा ऐसा कि कभी कभी लीडर्स को लोग हल्के में लेना शुरू कर देते हैं जब वो दोस्त वाले फॉर्मेट में आता है, जब वो उनको कहते हैं फैमिलियराइज कराते हैं एनवायरनमेंट के साथ कि अरे करो काम आप, मतलब जब वो उनको कंफर्टेबल करते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लीडर को बोलते हैं कि मतलब वो लगातार बेकार परफॉर्मेंस दे रहे हैं और लीडर को भी हल्के में ले रहे हैं, चाहे लीडर कितना भी अच्छा सही। होते हैं कुछ ना कुछ टीम में मेंबर ऐसे जो वैल्यू नहीं करते, तो उसमें लीडरशिप की गलती होती है, या लीडर को क्या करनी चाहिए अपनी अप्रोच में चेंज उन बंदों के लिए जो बंदे उसकी बात नहीं मान रहे। बार बार देख रहा है लीडर ऐसा कि रिकरिंग हो रहा है, काम भी करवाना है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है, बात की वैल्यू वो कर नहीं रहे। राइट। होता क्या कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो लीडरशिप का पार्ट है, हाउ टू सिलेक्ट द पीपल, ओके, हाउ टू डेवलप द पीपल। जब आप किसी कंपनी में जब आप टीम बनाते हो, अब वो लोग किस तरीके से होने चाहिए, हाउ टू सिलेक्ट द पीपल। मैंने जैसे आपको बताया कि किस तरीके के लोगों को अपनी उस पोजीशन पे लाना पड़ेगा, वो आपकी पहचान होनी चाहिए कि मुझे ऐसी टीम बनानी है और उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए और ये इस तरह का रिजल्ट ओरिएंटेड बंदा होना चाहिए। और समटाइम ऐसा होता भी है कि आपने इंटरव्यूज ली, बातें बहुत अच्छी कर गया, हाँ, और आपको जज नहीं कर पाए और पता लगा वो निकम्मा निकला, ठीक है ना। फिर आपको क्या पड़ता है, हाउ टू डेवलप द पीपल। ओके, अब लीडर का काम है यार कोई बात नहीं, जो आया जो घर आ गया अब इसी को ठीक करो। हाँ, हाउ टू डेवलप द पीपल। फिर आपको डेवलप करने के लिए उस पर मेहनत करनी पड़ती है, उसको सिखाना पड़ता है, अपने कायदे कानून सिखाने पड़ते हैं, और अगर उसको ट्रेनिंग की जाती है ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ टाइट करना है उसे टाइट करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम उसको डेवलप करते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं मानता तो उसके बाद है पनिशमेंट।
पनिशमेंट है तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है लीडर्स को। मैंने कई बार देखा कि लीडर्स कई बार सबके हाथ में एक ही तरीके का डंडा रखा हुआ है। छोटी गलती करी तो भी वो डंडा है, बड़ी गलती तो भी डंडा है। नो, छोटी गलती छोटी पनिशमेंट, बड़ी गलती तो बड़ी पनिशमेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। और कुछ लोग होते हैं उसका विचार है आप किस तरीके से उसे बदल सकते। ये आपके लीडर के सामने होता है कि एक आदमी को डंडा मार के बदला जा सकता है, एक को प्यार से भी बदला जा सकता है, कैसे समझा के बदला जा सकता है वो आपके हाथ में, ये लीडर के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली आपको अगर लगता है कि ये अब हमारे लिए डेंजरस होने वाला है, बिकॉज हम सब फाइनेंशियल प्लेनेट पे बैठे हुए हैं, हमारी जिंदगी पैसे से चल रही है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं पैसे के लिए, मेरा एम्प्लॉय कर रहा है क्या पैसे के लिए, मेरा बॉस काम कर रहा है पैसे के लिए, इस बात को किसी को नहीं भूलना। जब लगे कि इसको ठेस पहुंचने वाली है तो फिर हमें डिसीजन लेना पड़ता है, फायर हिम। अब इतने समझ आया कि फायर करना कैसे है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ना हो, आपको कोई डिफेम ना करे, कल को कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। वो आपकी खूबसूरती होनी चाहिए कि आप किस तरीके से, लेकिन कोशिश रहती है कि हम उसको डेवलप करें। अगर उसके बाद भी नहीं मान रहा तो फिर तो उसके हाथ में है। क्योंकि पर मुझे नहीं लगता मेरे टाइम में कभी ऐसा हुआ नहीं कभी, क्योंकि हालात तो ऐसे हुए हैं, लेकिन हमने तो डेवलपमेंट करके उनको चेंज कर दिया। वैसे चांसेस नहीं हुए, बट सुनने में आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो बदलना नहीं चाहते। हाँ। तो मल्टीपल कई बार ऐसे हार्श डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। अगर लेना पड़ेगा तो नथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है, इसलिए हम उसको थ्रेट पे डाल नहीं सकते। और जो कोर थॉट बताया ना आपने, कोर थॉट की हम सब एक फाइनेंशियल प्लेनेट पे बैठे हुए हैं, राइट। तो उस प्लेनेट को बचाने के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पर्सनल कोई ग्रज है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी है, इंडिया में वर्क कल्चर आप देखोगे, अगर बाहर का वर्क कल्चर बहुत प्रोफेशनल है, पर इंडिया में वर्क कल्चर थोड़ा इमोशनल डिसीजन पे भी चलता है, थोड़ा बॉन्डिंग पे भी चलता है, थोड़ा वैसे। तो कहीं कहीं पे ये चीज़ अच्छी काम करती है कि आपको बिजनेस मिल जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे वो ईगो टसल में भी आ जाता है कि यार मैं सीनियर हूँ, मेरे से, जैसे आपने भी खुद फेस किया है कि एज में सीनियर और पोजीशन में सीनियर आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं। तो वहाँ पर चैलेंज आ जाता है कि मैं तो उम्र में सीनियर हूँ और सामने वाला बंदा पोजीशन में हो सकता है सीनियर हो, लेकिन एक्सपीरियंस में मेरे से जूनियर है, मैं क्यों मानूँ उसकी। तो ऐसे केस में बाहर नहीं होता, मुझे लगता नहीं बाहर होता भी होगा तो हमें पता नहीं। पर यहाँ पे अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि ईगो का पंगा हो रहा है, तो वो कैसे, क्या क्या टेक्निक्स या क्या क्या रिलेशनशिप स्किल्स को यूज़ करके कि बैठे बात करे, चाय पे बुला ले, या बाहर क्या बीड़ी सिगरेट ब्रेक क्या बोलते हैं, सिगरेट ब्रेक पे मिल ले। तो क्या क्या ट्रिक बनती है जो बंदा थोड़ा ईगो वाले मामले को सुलझा ले कि आपस में लड़ाई और चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है। राइट। आपने अभी एग्जांपल दिया कि हम अगर बाहर फॉरेन में देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, और वहाँ पे लोग उस जो सिस्टम क्रिएट कर दिया गया उसको प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। बिल्कुल। पर इंडिया में क्या है कि यहाँ पे ट्रेनिंग्स की कमी है और हर आदमी अपना दिमाग लगाता है। हाँ। अगर आपने कोई प्रोसेस बनाया, आप सोच रहे हो अगर 3 महीने तक उसने ट्रैक नहीं किया तो पता लगेगा वो उस सिस्टम छोड़ चुका है। सर आपने पूछे तो मुझे लगा इसकी जरूरत ही नहीं थी, वो छोड़ देगा। वो जो इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम है कि लोगों के पास वो ट्रेनिंग्स नहीं है, और यहाँ पे लोग या तो ज़्यादा समझदार हैं, हर आदमी इस दिमाग का इस्तेमाल करना चाहता है। बिल्कुल। तो है, लेकिन फॉरेन में अगर हम बात करें तो वहाँ पे लोगों को ब्यूरोक्रेटिक अगर उनको प्रोसेस दे दिया गया, वो राइट लेफ्ट सोचता ही नहीं है। हाँ, वो अपने सिस्टम को फॉलो करता है और उसमें कंफर्ट फील करता है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे क्या है, सारे लीडर हैं। हाँ। छोटे से लेके बड़े तक सभी लीडर हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं। तो इसकी वजह से थोड़े से कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। हाँ। उसके फायदा क्या होता है कि वो अपनी फैमिली की तरह आपको मानता होता है, डे एंड नाइट भी भाग लेगा, अनटाइमली भी आपके लिए काम कर लेगा, ये बेनिफिट भी होते हैं। और कई बार गलती करेगा तो आपका नुकसान भी कर देगा। तो दोनों तरीके हैं। बट हाँ, आपने कहा कि जब कुछ ऐसा होता है तो बेसिकली उसके लिए आप उनके साथ बैठ के बातचीत करके उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कौन से
बिहेवियर का आदमी है और मुझे उससे कैसे बात करनी liking, है। disliking है। उसकी अगर समझाया तो मुझे लगता है कि सभी लोग इस बात को समझते हैं। और ऑनेस्टी मुझे लगता है ना, ऐसे केस में अगर कहीं पे ऐसा हो गया है गलती से कि ईगो आप में उन किसी को लग गया है कि आपने गलत बिहेव कर दिया है, या आपको लग गया है कि उन्होंने गलत बिहेव कर दिया है, और ईगो का सीन चल रहा है कि बार बार बात करने पर भी बातें नहीं सुलझ रही, तो आप ऑनेस्टली बोल दो कि मुझे लगता है कि आपको ऐसा, मुझे लगता है कि हमारे रिलेशन ख़राब हो गए शायद, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको कुछ हर्ट किया है तो मैं सॉरी बोलता हूँ, आप सॉरी बोल दो। एक तरफ से अगर आप सॉरी बोल दोगे तो सामने वाला बंदा पागल नहीं है, ह्यूमन इमोशन सब में रखते हैं, आपके एंड पे काम खत्म हो जाएगा, आपके एंड पे वो बात वहीं खत्म हो जाएगी और आपने बता दिया वहीं पे। अब उसका डिसीजन है कि उसको कितनी लंबी लेके चलना है। एग्जैक्टली, लोगों पे डिपेंड करता है, बिकॉज जब से हम बात कर रहे हैं और जैसे हम अभी बुक की भी बात करेंगे, तो अकॉर्डिंगली आपको बिहेवियर इस तरीके से, अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो लीडर बन रहे हो तो ये सारी चीज़ें आप में डेवलप हो, ये क्वालिटीज़ डेवलप हो चुकी होती हैं कि आपको ईगो रहती नहीं है। अच्छा। और आपको जो एंगर है, स्ट्रेस कैन नॉट बी अवॉइडेड बट कैन बी मैनेज्ड। जो आपको अचानक कोई नुकसान हो गया, उसका स्ट्रेस आएगा, बट हाँ कितनी देर तक। और आपके साथ कभी अभी आप बैठे हुए हो, अभी किसी आपके एम्प्लॉय ने कोई बदतमीजी कर दी, आपको गुस्सा आ गया, पता लगा पूरा दिन काम नहीं कर पाए। नो, अगर अच्छे लीडर हैं तो आपको इसको स्विच करना आ जाता है, आप सीख चुके होते हो, क्योंकि ये हमारी, अगर मैंने जो ट्रेनिंग्स हमने की हैं लीडरशिप की, तो उसका ये बिल्कुल पार्ट है कि अगर ज़िंदगी हम तरक्की नहीं कर सकें, क्योंकि उम्र तो एक ही है। और अगर जितनी फास्ट आपको तरक्की करनी है तो आपको इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। अगर ईगो, एंगर, इन चीज़ों में घुसे रहे तो आप कभी बढ़ ही नहीं पाओगे और उसके रिजल्ट बहुत बुरे हैं। तो आपको हैबिट्स ऐसी डेवलप करनी पड़ेंगी कि आपको ना हो। जैसे मैं आपको बता रहा था, मुझे 1.5-2 घंटे से ज़्यादा मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने किससे लड़ाई की थी। याद है, मेमोरी में है, लेकिन उसका पेन याद नहीं रहेगा कि ऐसा हुआ था। इमीडिएटली गुस्सा आएगा। बहुत बड़ी वाली बात बता रहा हूँ मैं, लोगों को तो सुनने में आता है यार उसने पिछले साल ऐसे की थी, मेरे को 3 महीने पहले ऐसे किया था। नो, अगर आपको लीडर बनना है तो आपको इन चीज़ से बाहर आना होगा। तो आपको लॉन्ग जाना ही नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म आप इतना सोचने लग जाओगे कि इसने कहा, उसने कहा, आज की डेट में अगर पर्सनल लाइफ की भी लोगों की बात करें तो ख़राब इस वजह से हो रही है, तेरी माँ ने मुझे ऐसा कहा था, तेरे बाप ने ऐसा कह दिया था, उसने ऐसा कह दिया, तो इसकी वजह से अपनी लाइफ स्पॉइल करते हैं। अगर ये चीज़ें आप सीखने लग जाएं, एक हर इंसान ये सीखने लग जाए, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आप सुनना चाहो। बिल्कुल। तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने सेमिनार अटेंड किया, क्योंकि ये बात कर रहा हूँ मैं 1998 की। तो क्योंकि हम लोगों को, जैसे मैं बता रहा हूँ, हम 180 जो लोग थे, तो हम सभी लोगों का फिर एक दिल्ली चैप्टर बन गया था। तो हमने रेगुलरली एक दूसरे कनेक्ट रहते थे, बातचीत करते थे, सबसे करते थे। तो उसके बाद हमने एक और सेमिनार कराया रिलेशनशिप के ऊपर। तो हमने एडिटोरियम किया उसके ऊपर कि लोगों को रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करनी चाहिए। तो हमने बाहर के लोग थे, जो लोग थे जिनकी लाइफ स्पाइल चल रही है, तो हमने न्यूज़पेपर में दिया, बहुत सारे लोगों ने हमें रजिस्टर किया, तो हमने उसका कराया। तो जब हमारे वो सेमिनार स्टार्ट हुआ, एक दिन का सेमिनार था, मॉर्निंग से इवनिंग तक, तो लोगों को कहा था कि अपनी वाइफ के साथ आना है और अपनी सास ससुर को सभी ला सकते हैं जिनके लग रहा है कि घर में कुछ क्लेश ऐसे चल रहा है और आप दिल से चाहते हो कि ठीक हो जाए। जब उसको रिलेशनशिप के बारे में पूरा दिन हमने इस पर डिस्कस किया, और जब जो वर्कशॉप ह्यूमन थेरेपिस्ट थे जिन्होंने इसको अंजाम दिया, इट वाज सो ब्यूटीफुल कि इवनिंग तक जब वो लास्ट हमारी मूवमेंट चल रही थी, लास्ट के 1.5-2 घंटे बचे थे, कि जस्ट आप हाइप्नोसिस में ले आए उनको कि सब क्लोज योर आइज, और आप सोचो कि आप अपनी पत्नी को पहली बार मिले थे तो आपको कैसा लग रहा था, अपने हस्बैंड्स को जब मिल रहे थे कैसा लग रहा था, आप आपके फेरे होने वाले थे, अब कैसी फील आ रही थी आपको, जब अपनी सास से मिले थे तो कैसा लग रहा था, वो आपके लिए क्या कर रहे, आपके अपनी बहू को देख रहे थे कैसा लग रहा था। तो उस इमोशंस को क्रिएट किया, जो उसको क्रिएट किया, और जो लग रहा था ना वो ही यही मोमेंट है, फील इट नाउ, उस फील पे लेके आए, और सभी की आंखें क्लोज थी। और उसके बाद जिससे उसे कंप्लीट करते करते 10, 9, 8, 7 पे 0 पे आया, तो सुबह ओपन योर आइज, और सबके चेयर के यहाँ पे एक रोज़ रखा हुआ था कि आपने एक दूसरे को देना है, एंड ऑल वर वीपिंग विथ टीयर्स। तो ऐसा है कि अगर कोई सिखाने वाला है, काउंसलर है, तो आपके पास ट्रेनिंग है, तो चीज़ों को आप हैंडल करना सीख जाते हैं। ये चीज़ें घरों पे नहीं मिल रही,
वो कोई गलती कर रहा था, वो कहते हैं अरे छोड़, तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे है वैसे है, तो ये एक्चुअली ये एजुकेशन सारी अवेलेबल है जो हमने कराया। लोगों से बहुत दुआएं मिली, अरे ऐसा सेमिनार आपने कराया, हमारी लाइफ बदल गई। घर में कला कलेश चल रहे थे और एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, 8 घंटे के प्रैक्टिस के अंदर ये दिखा दिया और लोगों की लाइफ बदल गई। तो ये ऐसी एजुकेशन है, लेकिन ये ईजी नहीं है। True. जिसकी वजह से, करने की वजह से फिर मुझे लगा क्यों ना यार इसको एक बुक बनाई जाए और लोगों तक पहुंचाई जाए। हाँ बिल्कुल, और वही यही सही टाइम है। क्योंकि आप ये बताओ कि मेरे को ये कन्फ्यूजन था बुक में कि अगर मैं कौन सी बुक पहले पढूं, कौन सी बुक दोबारा दूसरी पढूं। जैसे आपने लिखा है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो इसमें पहले मुझे क्या मिलेगा, पहले मैं जब पढ़ूंगा तो मुझे क्या जानने को मिलेगा, और फिर मैं दूसरी बुक में यूज कर पाऊंगा या फिर कैसे है? आप बताओ, आपने कैसे डिजाइन करा? बेसिकली आप ये कह सकते हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है दोनों बुक। ठीक है, 1 to लास्ट, ये 18 चैप्टर है, 9 चैप्टर इसमें है, 9 चैप्टर इसमें है। ठीक। लेकिन बिगिनिंग के लिए आपको ऑब्वियसली पहले ब्रेन को क्लीन करना होता है, मेजर आप चीज़ें सीखनी होती हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि 30 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो मेरी इस दौरान रहा आने के बाद, तो मैं बहुत हार्ड ऑब्जर्वर रहा, ऑब्जर्व किया, दुनिया भर के सेमिनार्स अटेंड किए, वर्कशॉप्स अटेंड की, अच्छे लोगों से मिला। हर सिखाने और सीखना चाहते हो तो आप किसी बैगर से भी सीख जाते हो। एक चाय बेच रहा होता है बच्चा आपकी ट्रेन में आके, तो वो भी सिखा जाता है, बट ऑब्जर्वेशन उनकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वो जो चीज़ें हमने इस तरीके से सीखी लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना, आज भी मैं 2 लोगों के पास देखता हूँ कि ये एजुकेशन अभी भी लोगों के लिए ईजी नहीं है। जो एक सक्सेस होने के लिए रिक्वायरमेंट है वो आज भी मिसिंग है, और उस एजुकेशन तक हर कोई बंदा पहुंच नहीं सकता क्योंकि बहुत महंगी है, पैसे दे नहीं सकता, और अगर पैसे हैं भी हैं जिनके पास, वो खर्च नहीं कर रहा, वो कहता है कैसे पॉसिबल है, ये कैसे बदल जाएगा, इस वजह से वो जा नहीं पाते। तो अल्टीमेटली जो सक्सेस है वो कुछ लिमिटेड लोगों के पास रह गई है। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि यार मैंने जैसे आके स्ट्रगल किया और जो मुझे मेहनत करनी पड़ी, ये बाकी लोगों को उतनी मेहनत ना करनी पड़े। जो मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, बच्चे दोस्तों के साथ बैठते हैं तो घर आके बात करते, पापा उसके साथ ऐसा हो रहा है ऐसा, फिर मुझे लगता है यार उनको ये बातें क्यों नहीं पता। तो फिर पता लगता है कि यार वो ये सब सिंपल नहीं है, अभी सब इजी नहीं है। तो मुझे लगा क्यों ना अपने एक्सपीरियंस को किताब में डाला जाए। तो उसकी वजह से द सक्सेस नेविगेटर के नाम से मैंने बुक बनाई। मेरा कहना है जैसे कि आप भी आप ट्रैवल करते हो, आपने कहीं पे जाना है, तो आपने क्या किया, आपने गाड़ी में बैठे, नेविगेशन स्टार्ट ऑन किया और वहाँ पहुँच गए। और हो सकता है आप अभी पता लग जाता है आपको कि मैं अब गाड़ी में बैठा एक कितने बजे पहुँचूंगा, राइट। उसके बाद रास्ते में ट्रैफिक जाम कितना है, अगर रास्ता ब्लॉक है तो रीरूट कहाँ से होगा। तो करते मरते आपको पता होता है कि आपकी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। हमारी इस लाइफ के अंदर, फिजिकल लाइफ के अंदर, ये बड़ा इजी है कि आप कहीं भी बैठो, कहीं भी चले जाओ और बहुत आसानी से आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी देखते हो अपनी पर्सनल लाइफ में, ज़िंदगी में सक्सेस के लिए, तो स्कूल कॉलेज से पढ़ाई लिखाई निकल के पढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं, गोल्स बनाते हैं, पता नहीं होता हम सक्सेस तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, उसका कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं है। सही। तो वो नेविगेशन सिस्टम कितना बढ़िया होता, अगर नेविगेशन सिस्टम हमारा इनबिल्ट होता तो हम भी आसानी से अपने गोल तक पहुंच सकते। बिल्कुल। तो ये सबको तो मिल नहीं सकता। लेकिन हाँ, नेविगेशन सिस्टम जो मेरी किताब पढ़ेगा, मैंने इस किताब को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जब लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके अंदर इनबिल्ट क्रिएट होगा हमारा नेविगेशन सिस्टम, ताकि वो अपने गोल तक पहुंच सके। ऑब्जेक्टिव इस किताब का यही है कि कोई भी आदमी अपने गोल तक पहुंच सकता है, उसके टेक्निक्स हैं। अच्छा। टेक्निक लोग जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सेस का मीनिंग नहीं पता, उसको गोल क्लैरिटी नहीं है, मुझे गोल पहुंचना है। आप पहुंचोगे कैसे? आपको मंजिल, किसी लोगों को मंजिल नहीं पता उसकी क्या है, तो पहुंचेगा कैसे? अब वो हवा उसमें बैठ गया शिप में और उसको कहाँ जाना है उसका नहीं पता, तो गोल गोल घूम के डूब जाएगा। क्लैरिटी नहीं है तो गोल बनते कैसे हैं, उसको बनाया कैसे जाता है, उसको टेक्निक्स कैसे होती हैं, उसको पूरा कैसे किया जाता है, और हमारे में उसको कौन सी क्वालिटी डेवलप करनी पड़ती हैं। ये 1 to लास्ट 18 चैप्टर्स के अंदर मैंने इसको कंप्लीट किया है, सो दैट इजीली हर इंसान अपने अंदर एक नेविगेशन सिस्टम को क्रिएट कर सके।
बहुत अच्छा पर्पस भी है। और ये सारी प्रॉब्लम जो आपने बताया ना, फेस किया है, मैंने फेस किया है, मेरे से जो मेरे मामा या मेरे छोटे भाई बहन हैं वो भी फेस करते हैं कि कॉलेज के बाद या कॉलेज में भी ये करना क्या है। कॉलेज तो कर लिया क्योंकि एडमिशन करा दिया, उसके आगे क्या करना है उनको पता नहीं। बट हाँ, डेफिनेटली विल चेक आउट दीज टू बुक्स। और डेफिनेटली हम जब मिलेंगे, जब ये बेस्ट सेलिंग, अब नेक्स्ट मिलेंगे तो बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ इंडिया बन जाएगी, फिर मिलते हैं। और कब तक आपको क्या लगता है, क्या प्लान है, कब तक आएगा? बस अभी ये कमिंग सून है, तो अभी इसमें कुछ क्योंकि मेजरली बुक कंप्लीट हो चुकी है। इसकी एडिटिंग और कॉपीराइट, ISBN। कितना टाइम लगाया आपने पूरे प्रोसेस में, कितना टाइम लगा होगा? आप मुझे किताब लिखने में 6 साल लगे हैं। हाँ, लगता है ना, इतना टाइम तो लगता है, क्योंकि जीवन को बिल्कुल सजोगा है ना उसमें। बुक लिखना बड़ा काम नहीं है, एक जिम्मेदारी को निभाना बड़ा काम है। लिखने के तो किताब को मैं 3 महीने में भी पूरी कर सकता हूँ। हाँ। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो जिंदगी में आपको वो उतारनी है कि जो इसको पढ़े, क्योंकि मैंने इस किताब को एक सी जर्नी के साथ कनेक्ट किया है। हाँ। क्योंकि आज की डेट में आज भी हजारों किताबें रोज छपती हैं, मोटिवेशन की होंगी, सेल्फ हेल्प बुक हैं, लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो कितने दिन तक याद रहती हैं। लेकिन जैसे कि आप कभी भी किसी वेकेशन पे गए होंगे, शिमला, मनाली या व्हाटएवर कहीं भी, लेकिन आपको आज भी याद होगा कि आप कैसे गए थे, वहाँ क्या हुआ था, कैसे खाना खाया था। हाँ। राइट, वो ज़िंदगी भर आप याद रहता है। तो मैंने क्या करा है, जो इस किताब को पढ़ेगा वो मेरे साथ एक सी जर्नी पे है। क्या बात? वो मेरे साथ बोर्ड होने वाला है इसके साथ, वो अकेला नहीं जा रहा, मैं उसके साथ चल रहा हूँ। और वहाँ पे शिप पे और बैठने के बाद उस समंदर की धाराओं को समझना, उस शिप को समझना, उसके कैप्टन को समझना, उसके क्रू को समझना, उसके फ्यूल को समझना, उसके पर्पस को समझना, उसकी टाइड्स को समझना, रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को समझना, पायरेट्स को समझना, कैसे समझना है और कैसे एनकाउंटर करना है और कैसे आगे बढ़ना है। वो एक ऐसी जर्नी है, जब इसको किताब को पढ़ने लगेगा उसको ये एक जर्नी उसकी एक वेकेशन की तरह होगी। और जिस दिन ये कंप्लीट करेगा और वो मुड़ के देखेगा तो उसको याद भी नहीं होगा कि मैं कहाँ से चला था, और उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकेगी बाय गॉड्स ग्रेस। ये मेरा सोचना है, ईश्वर की कृपा है। क्योंकि जो किताब लिखी है ये सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा जरूर था, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक जो आपने अभी बताया ना कि थीम, तो उस थीम के अराउंड बहुत इंटरेक्टिव भी रहता है, कितना बंदे को लगा रहता है कि क्या होगा, अगले पल क्या होगा, क्योंकि एक थीम में ही हम बहुत जल्दी सीख पाते हैं चीज़ों को। तो डेफिनेटली मैं तो बिल्कुल बेताब हूँ, मतलब मेरे को तो बहुत इंतज़ार है इस किताब का। डेफिनेटली पढ़ूंगा, ज़रूर बताऊंगा आपको कि मेरे को कितना हेल्प करेगी। और इवन जो ये पॉडकास्ट देखेगा वो भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहेंगे कि कब आएगी किताब। डेफिनेटली विल रीच आउट। और बाकी आपको कैसे लोग देख सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं आपके साथ, वो बता तो दो। अभी मेरी वेबसाइट अभी हम साथ में डिक्लेयर करेंगे। मेरी वेबसाइट है, इसके लिए बन रही है, वेबसाइट होगी, और जो भी लोग कनेक्ट करना चाहेंगे उसके थ्रू रहेंगे। और ये बुक अमेजोन पे भी अवेलेबल होगी और इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूशन इसका होगा, तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। और फ्यूचर में हम इस बुक के लिए वेट करेंगे। आपका जैसा भी एक्सपीरियंस रहा हो आप बता दो, मेरे को तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और बाकी आप बताओ, जैसे भी एक्सपीरियंस रहा हो, कुछ गलत कहा, उल्टा सीधा कहा हो तो सॉरी फॉर दैट। हाँ, पोइट्री सेक्शन में आप ये बताओ पहले सबसे कि आप किसकी पोइट्री सुनना, गुनगुनाना, कहना पसंद करते थे, और अपनी भी कोई एक आध अगर आपने लिखी हो तो एक्चुअली क्या, अगर ऐसा मैं कहूँ कि मुझे तो सभी की पोइट्री पसंद है, और कोई पर्टिकुलरली किसी कोई मेरा आइडियल नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरे को तो अपने काम करने में मजा आता है। किसकी एक होता है ना कि पोइट्री में एक वो होता है जॉनरा, तो आपको कौन से वाले जॉनर की पसंद थी? आशिकी? मैंने अगर आप बात करें कि जैसे मैंने आप बिगिनिंग की बात करूँ कॉलेज के टाइम की, तो वो सिर्फ प्यार मोहब्बत पे ही आधारित थी। जो मैं बता रहा हूँ कि मेरी मैगजीन्स में छपती थी, तो उस तरीके की थी। लेकिन वक्त के साथ साथ आपके जब थॉट्स बदलने लग जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी बातों में बदलाव भी आ जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि अभी मैंने एक मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कोई समाज को ऊपर उठाना है तो हर इंसान को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश है कि हिंदुस्तान के हर आदमी को सक्सेसफुल बनाना, बाहर के लोगों को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो मेरा बेस्ट होगा मैं दूंगा। अपनी एक कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी बना रहे हैं ताकि सभी लोग उसको एक काम करें कि समाज बना मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होता है। तो हर आदमी के अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो समाज को बदलने के लिए हिम्मत रखे। तो अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि
कभी आप सिंगिंग करते हो, कभी पोएट्री लिखते हो, कभी किताब लिखते हो, आप कभी कंपनी के मोटिवेशनल स्पीकर हो, कभी प्रोफेशनली डायरेक्टर हो, तो आप हो गया। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया यार मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं अद्भुत कलाकार हूँ। बहुत बढ़िया। तो जैसे ही मैंने कहा अद्भुत कलाकार हूँ, तो उसके ऊपर ही मैंने कुछ लाइनें लिख हाँ डाली। प्लीज। मैं एक अद्भुत कलाकार हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं एक अद्भुत कलाकार हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपनी कला की ताकत से दुनिया बदल सकता हूँ, क्योंकि मैं अद्भुत कलाकार हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी के लिए आम, किसी के लिए आम, किसी के लिए खास बन सकता हूँ। किसी के लिए आम, किसी के लिए खास बन सकता हूं। अंधे की आंख की रोशनी, गूंगे की आवाज बन सकता हूं। किसी के लिए आम, किसी के लिए खास बन सकता हूं। अंधे की आंख की रोशनी, गूंगे की आवाज बन सकता हूं। हो जाए अगर जुल्म किसी निर्बल पर, हो जाए अगर जुल्म किसी निर्बल पर, बनकर तलवार उसकी रक्षा कर सकता हूं, क्योंकि मैं अद्भुत कलाकार हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मायूस लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता हूं। मायूस लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता हूं। जीवन से हारे लोगों का जोश बन सकता हूं। मायूस लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता हूं। जीवन से हारे लोगों का जोश बन सकता हूं। दिखाकर उन्हें आशा की नई किरण, दिखाकर उन्हें आशा की नई किरण, उनके कमजोर इरादों में फौलाद भर सकता हूं, क्योंकि मैं अद्भुत कलाकार हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। महिलाएं सर उठाकर जिएं, महिलाएं सर उठाकर जिएं, उनका अधिकार बन सकता हूं। महिलाएं सर उठाकर जिएं, उनका अधिकार बन सकता हूं। समाज की बुरी मानसिकता को बदल उनमें संस्कार भर सकता हूं। महिलाएं सर उठाकर जिएं, उनका अधिकार बन सकता हूं। समाज की बुरी मानसिकता को बदल उनमें संस्कार भर सकता हूं। फिर भी ना कर पाए कोई जो महिलाओं का सम्मान, फिर भी ना कर पाए जो कोई महिलाओं का सम्मान, मिलाकर खाक में उनका वजूद मिटा सकता हूं, क्योंकि मैं अद्भुत कौम धर्म जात पात से ऊपर उठकर देश की छवि बदल सकता हूं। कौम धर्म जात पात से ऊपर उठकर देश की छवि बदल सकता हूं। देश के टुकड़े टुकड़े चाहने वालों की सोच बदल सकता हूं। घूमते फिरते हैं पकड़ जो हाथों में पत्थर, घूमते फिरते हैं पकड़ जो हाथों में पत्थर, थमाकर तिरंगा उन्हें से देश का निर्माण कर सकता हूं, क्योंकि मैं अद्भुत कलाकार हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ईश्वर ने मुझे विभिन्न कलाओं से सजाया है। लोग पूछते हैं कि यार इतनी कलाएं आई कहां से, पूरी दुनिया को बदलने निकले हो, कैसे आ जाएगा? तो मैं बताना चाह रहा हूं इसके पीछे पावर क्या है। ईश्वर ने मुझे विभिन्न कलाओं से सजाया है। ईश्वर ने मुझे विभिन्न कलाओं से सजाया है। उसने मुझे, मैंने उसे दिल से अपनाया है। जो चाहता हूं कर पाता हूं, जो चाहता हूं कर पाता हूं, उसी ने मुझे ऐसा बनाया है। उसी की कृपा है कि मैं सबसे कह सकता हूं कि मैं अद्भुत कलाकार हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अपनी कला की ताकत से दुनिया बदल सकता हूं, क्योंकि मैं अद्भुत कलाकार हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, और इवन जो भी कलाकार इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि उनके पास ये सारी पावर्स है, ये सारे काम वो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इतना ब्यूटीफुल पीस सुनाने के लिए, थैंक यू सो मच। और मेरे को तो गूज़बम्स आए थे लिटरली, थैंक यू सो मच। ग्रेट 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 ग्रेट। चलो मैंने ये जो लिखी है, एक्चुअली मेरा कहना है कि ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये कलाकार, हर इंसान ऐसा हो सकता है, किसी अंधे की आंख की रोशनी भी बन सकता है, गूंगे की आवाज़ बन सकता है। अगर समाज में हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं। अगर बुरा हो रहा है तो आप सामने खड़े हो तो वे ऐसा भी कर सकते हैं। तो जो आज पत्थर लेकर देश के टुकड़े टुकड़े चाहने वाले हैं, अगर सही दिशा उनको दिखाई जाए तो उन्हीं से हम देश का निर्माण भी करा सकते हैं। तो मेरी चाहत है कि जो भी हमारे लीडर्स हैं, हमारे जो भी हैं, हम कलाकार का नाम दे रहे हैं, एक्चुअली ज़रूरत है कि ये क्वालिटीज़ हर इंसान में, हर लीडर में होनी चाहिए, ताकि वो समाज को बदल सके, देश को बदल सके, राष्ट्र को बदल सके। यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरा सपना है। जय हिंद।